हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो जाति जैसी जो जटिल और विचित्र व्यवस्था है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और कहाँ से हुई, इसके बारे में जो विद्वान हैं उनके अलग अलग विचार हैं। तो इसके लिए जो सिद्धांत बने हुए हैं उनमें जो सिद्धांत है, सबसे पहले नंबर पे आता है परंपरागत सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति के जो स्रोत हैं वो वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र रहे हैं। यानी कि जितने भी हमारी पुराने जो धार्मिक ग्रंथ है वो इसके उत्पत्ति के स्रोत रहे हैं। तो इन सभी धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को कुछ अलौकिक विश्वासों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। यानी कुछ अलौकिक विश्वास है हमारे, जो कि धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं कि उसके आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है। जो अलौकिक विश्वास है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म के शरीर से सभी वर्णों की रचना हुई। यानी कि ब्रह्म का जो शरीर है उसके अंगों से, जैसे कि उसके मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की और जांघ से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये ऐसा विश्वास किया जाता है और वर्णों से ही जातियाँ निकली हैं। और मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। वहीं जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना व्यक्तिगत गुण और कर्म के आधार पर की है। तो ये एक इस तरह का वो है कि जिसमें अलग अलग धर्म ग्रंथों में, चाहे वो गीता हो, चाहे वो हमारे ऋग्वेद हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, सब में अलग अलग तरीके से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। वहीं कुछ वर्णों की उत्पत्ति के लिए मनु ने प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता को भी उत्तरदायी माना है। वर्ण संकरता का मतलब होता है कि जब प्रतिलोम विवाह होता है, यानी कि नीची जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़के जब आपस में विवाह करते हैं तो उससे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। यानी कि उसे उतनी मान्यता नहीं दी जाती जितने कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को दी जाती है। तो इस वर्ण संकरता से ही जाति की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरे नंबर पर आता है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक घुरिये, रिजले, मजूमदार, एन.के. दत्ता और राय हैं। ये जो सिद्धांत है ये मानता है कि जाति जो प्रथा है वो प्रजातीय भिन्नता और मिश्रण के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब है कि जो आर्य जो जब आए थे भारत में, ये लोग फारस के थे। तो यहाँ आकर इन्होंने जो द्रविड़ लोग थे उनके पर उन्हें हराया था और उनकी जो स्त्रियाँ थी उनसे शादी की थी। तो उस वक्त ये अपनी व्यवस्था थी उसे लेकर भारत आए थे और उसे इन्होंने यहाँ लागू किया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो यहाँ वर्ण व्यवस्था है वो आर्यों की देन है और ये जो प्रजाति मिश्रण हुआ आर्यों का और द्रविड़ का, तो इससे भी मानते हैं कि ये प्रजाति मिश्रण के कारण ही यहाँ जातियाँ बनी। चूँकि जो आर्य थे वो उन्होंने यहाँ की जो द्रविड़ों को हराने के बाद उनकी स्त्रियों से शादी की, पर उन्हें ये ऐसी अनुमति नहीं दी कि वो इनकी स्त्रियों से शादी कर सकें। तो इससे जो एक प्रजातीय मिश्रण हुआ उससे ही घुरिये मानते हैं कि जाति का जन्म हुआ। तो हर्बर्ट रिजले ने प्रजाति मिश्रण अनुलोम विवाह को जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया। यानी कि जो आर्यों के आने से जो अनुलोम विवाह हुए थे और यहाँ जो प्रजातीय मिश्रण हुआ आर्यों का और भारतीयों का, उसी से जातियाँ बनी हैं। तो ये प्रजाति मिश्रण पर आधारित है, यानी कि प्रजातियों के मिलने से एक दूसरे से अनेक जातियों का उद्गम हुआ। तीसरे नंबर पे आता है धार्मिक सिद्धांत और इस सिद्धांत के प्रतिपादक होकार्ट और सेनार्ट हैं। इनका मानना है कि धार्मिक क्रिया और कर्मकांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ है। इसका मतलब है कि जब प्राचीन काल में धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व था, तो जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उन्हें कराने के लिए जो विभिन्न समूह हुआ करते थे, जैसे कि ब्राह्मण जो थे वो हवन कराते थे, मंत्र पढ़ते थे। वही जो माली थे वो पुष्प लाते और नाई हजामत बनाने का काम करते थे। तो ये जो विभिन्न समूह थे इनकी जो स्थिति थी वो ऊंच नीच के आधार पर थी। यानी कि जिनमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था और जो माली थे और ये जो नीची जाति थी जो और काम कर रही थी इन्हें नीचे रखा, मतलब नीची जातों में रखा गया था। तो ये जो ऊंच नीच
बीच का क्रम था, इसी यही बाद में चलकर जाति प्रथा के रूप में जो जातियों के रूप में जो है विकसित हो गया। तो उन होकार्ट और सेनार्ट का मानना है कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं इन्होंने ही जाति को बनाया है। यानी कि ये जो समूह, चूँकि ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपने काम करते रहे, तो ये इन्होंने जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी लंबे टाइम तक जो काम किया उसी के आधार पर वही इनकी जाति कहलाने लगी। जैसे कि कोई नाई था, अगर वो हजामत बनाने का काम कर रहा था, बाल काटने का, तो वो नाई की जाति के रूप में ही बाद में नाई ही कहलाया। और जो ब्राह्मण थे जो हवन करा रहे थे वही ब्राह्मण जाति कहलाई। तो इसलिए जो इनका काम था उसी से ही ये बाद में एक जाति के रूप में बदल गए। चौथे नंबर पर आता है व्यावसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो नेस्फील्ड हैं और देहलमन और ब्लंट इस सिद्धांत के समर्थकों में हैं। नेस्फील्ड ने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति थे, मतलब उस वक्त जो व्यक्ति जो काम कर रहा था वो उसी व्यवसाय को जिस भी व्यवसाय को कर रहा था वो उसी जाति के रूप में पहचाना जाने लगा। यानी कि जैसे समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो जैसे कि ब्राह्मण का काम जो पूजा कराना या अध्ययन कराना या जो मंत्रोच्चारण जो भी था, उसी के अनुसार उसे एक श्रेष्ठ जाति के रूप में माना गया था। और जो और जातियाँ थी जो कि और काम कर रही थी, जैसे क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, तो उसी के आधार पर जो उनका वो जो काम कर रही थी वही उनका व्यवसाय, उनकी जाति का आधार बन गया। यानी कि बाद में धीरे धीरे चलते चलते बाद में वो अपने व्यवसाय के आधार पर ही अपने नई नई जातियों में तब्दील हो गए। 5वें नंबर पे आता है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। ब्राह्मणवादी सिद्धांत को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक घुरिये और अब्बे डुब्बाए हैं, जिन्होंने माना है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण जो थे उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को निर्मित किया। ये उनकी राजनीतिक योजना थी। इसका मतलब है कि जो आर्य संस्कृति में जो ब्राह्मण थे उनकी एक अलग ही जो है मान कान थी, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो ब्राह्मणों ने इस स्थिति को, चूँकि उन्हें लग रहा था कि आने वाले टाइम में उनकी सत्ता गिर सकती है या उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें ज़्यादा महत्व न दें, तो उन्होंने अपनी सत्ता को हमेशा बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया कि जो ब्राह्मण है वो एक तरह से उसके कही गई बात ईश्वर के द्वारा कही गई बात के समान है। तो इसलिए ताकि लोग उन्हें उसी तरह मानते रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण जाति के रूप में मान लिया और जातियों को अपने से नीचे स्थान पर रख दिया। अब आता है आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जे.एच. हट्टन हैं। तो जे.एच. हट्टन जो थे उन्होंने माना है कि विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह और खान पान संबंधी निषेधों को समझने के लिए जो हट्टन थे उन्होंने आदिम संस्कृति या माना का सहारा लिया। उन्होंने कहा है कि ये एक रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति है जो कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में पाई जाती है। ये मानते हैं कि जो माना ज़्यादातर ये किस उसमें माना जाता है, ये जो आदिम संस्कृतियाँ होती हैं, ये जो पुरानी संस्कृतियाँ हैं उनमें माना जाता है कि माना जो है एक अलौकिक शक्ति है जो कि हर व्यक्ति और वस्तु में पाई जाती है और इसका प्रभाव अच्छा बुरा दोनों तरह का हो सकता है। वो मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को छू लेगा या टच कर लेगा तो ये एक दूसरे के अंदर आ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि वो अंतर्विवाह यानी अपने ही समूह में विवाह करते थे। खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी सभी तरह के जो कंट्रोल मतलब जो निषेध थे वो उन्होंने लागू कर दिए थे। वो चूँकि वो अपरिचित जो बाहर से आने वाले लोग थे या दूसरी संस्कृतियाँ थी उनसे डरते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो समूह थे उनमें खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी और अपने समूह में शादी करने जैसे निषेध जो है लागू कर दिए थे। हालांकि
जो हट्टन थे उन्होंने इसके अलावा भी बहुत और कारक उत्तरदायी माने हैं, जैसे भौगोलिक पृथक्करण यानी अलग संस्कृति के लोग, भौगोलिक जो पृथकता थी या खान पान संबंधी निषेध, मानव में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों संस्कृतियों में संघर्ष, वर्णों का विकास और प्रशासकों की आर्थिक प्रशासकीय नीति आदि को स्वीकार किया। उनका मानना था कि ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब पुरानी संस्कृतियाँ थी, चूँकि उनके बीच जो विश्वास थे प्रचलित थे, वो उन्हें कठोरता के साथ माना करते थे। तो ये उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उन्होंने उसे ही जाति की उत्पत्ति का कारण मान लिया। हालांकि हम इसे एक बड़े स्तर पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह इस तरह की अलौकिक शक्तियों में विश्वास किया जाए। तो ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि हम माना जैसी अलौकिक शक्ति को सब पूरे समूह पर या पूरे हर समाज पर लागू नहीं कर सकते। 7वें नंबर पे आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत का मतलब है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसे बनाने के लिए मतलब इसकी उत्पत्ति के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। चूँकि जो जाति व्यवस्था थी वो किसी थोड़े बहुत समय का परिणाम नहीं है, इसे बनने के लिए एक लंबा टाइम लगा, जिस पर बहुत सारे भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपर्क से लेकर बहुत सारी जो सोच थी लोगों की वो सब उत्तरदायी रही हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते थे, जो भारतीय संस्कृति थी पुरानी, वो मानती थी कि रक्त की शुद्धता जो है उसे बनाए रखा जाए, इसलिए वो इस तरह के वो अपने समूह से अलग जो और लोग थे या उनके साथ ज़्यादा वो घुलते मिलते नहीं थे। तो ये जो कठोरता थी, इसने भी जो है एक तरफ इस कठोरता को इसे माना गया, दूसरी तरफ इसका विरोध हुआ और इसके जो बाहर से आने वाली जो प्रजाति थी उनकी वजह से जो मिश्रण हुए, उनसे भी जाति व्यवस्थाएं बनी। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति में बाहर से आने वाले जो लोग थे, जैसे जैसे उनका मिश्रण होता गया, इससे जो है नई नई जातियाँ बनती चली गई। हालांकि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उनमें सिर्फ वर्णों की उत्पत्ति वर्णों के बारे में बताया गया है। और तो जो और विद्वान है वो ये मानते हैं, जो अनेक समाजशास्त्री हैं, कि जो जाति बनी थी वो एक तरह से वर्णों से ही निकली हुई थी और ये प्रतिलोम विवाह का परिणाम थी। प्रतिलोम विवाह से, चूंकि भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि प्रतिलोम विवाह से जो पैदा होते हैं बच्चे, वो एक तरह से उन्हें समाज उतनी इज्जत नहीं देता जितने कि अनुलोम विवाह को। तो ये वर्ण संकरता इसे कहा गया है। वर्ण संकरता को ही बाद में धीरे धीरे जाति के रूप में कहा जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी वो उसके लिए कोई एक आध कारक जिम्मेदार नहीं रहा है, उसके लिए बहुत सारे कारकों ने मिलकर काम किया है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या बाहर से आने वाले लोग हों, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क हो, या व्यवसाय कर्मकांड हो। यही जातियों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और इसे मानने के लिए कितने लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।